क्योंकि लगेगी तो फिर बहुत दिक्कत आएगी और हम नहीं चाहते कि हमारा देश कभी भी इस लेवल पे आए, कभी भी उसको इस इमरजेंसी का प्रयोग करने की जरूरत पड़े। तो ये जो तीनों इमरजेंसीज है वो संविधान ने गवर्नमेंट को दी है, ताकि तो मान लो किसी भी कारण से आपके मान लो इलेक्शन हुआ, उसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, कोई पार्टी नहीं जीती, कब आप कहोगे कि नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में। आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में इस वीक हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आपात से रिलेटेड हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं। इससे पहले हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपके भारतीय संविधान से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए, इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 नए कोर्स न्यूली लॉन्च हुए हैं और इनमें अभी अर्ली बर्ड का ऑफर भी चल रहा है। तो आप इन कोर्सेज को अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा अचीवर्स ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, वहां जाके आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। इसमें जो एक कोर्स है वो है हमारा जीएस को लेकर, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जनरल स्टडी आती है तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। ये कोर्स आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सारी चीजें आपकी कवर करी जाएंगी और इसका टाइम पीरियड 8 महीनों से लेकर 10 महीने तक ये कोर्स चलेगा आपका। दूसरा, अगर आप स्पेसिफिकली उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका जीएस आता है, तो जीएस तो उसमें आएगी, उसके साथ साथ उत्तराखंड स्टेट आपसे जरूर पूछा जाता है, तो इसके लिए आप इस कोर्स को देख सकते हो। ये जो दोनों कोर्सेस है आपके, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हाइब्रिड मोड में चलेगा। नहीं, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह वो सब तो मिलता ही, और सारा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, आपात उपबंध के बारे में। तो देखो, संविधान जब बना तो उस समय संविधान बना दिया गया, तो उसके बाद जो हमारे संविधान बनाने वाले, जो संविधान के निर्माता है, उन लोगों ने ये भी विचार किया कि बहुत सारी परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती है कि जिन परिस्थितियों में हमें अलग तरीके से काम करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप घर का ही उदाहरण ले लें कि घर में भी वैसे तो नॉर्मल चलता है, हमारा सबके पास अपने अपने अधिकार होते हैं, हर कोई अपने अपने काम तरीके से काम करता है, लेकिन मान लो अगर कोई परेशानी आ गई तो उस परेशानी के वक्त में जो हमारा घर है, घर में अलग तरीके से एक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से जब देश में किसी भी प्रकार की कोई आपात की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है कि मान लो हमारा पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो गया, ठीक है, या किसी राज्य में किसी कारण कोई अव्यवस्था फैल गई, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, या वहां जो आपकी गवर्नमेंट थी उस समय की गवर्नमेंट ने काम करना बंद कर दिया, उनमें आपस में कुछ भी होगा, किसी भी कारण से जो गवर्नमेंट है किसी भी राज्य की वो नहीं चल रही है, या हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए पूरे के पूरे देश में, कि किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ चुकी है, वित्तीय तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से कोई दिक्कत आ गई है बहुत बड़ी, तो उस समय आपकी ये 3 प्रकार की इमरजेंसीज लगती है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपकी जो आपातकाल के दौरान जो विशेष शक्तियां प्रदान करी गई हैं उनके बारे में बताया गया है कि अगर इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है तो उस समय कैसे पूरा देश जो है वो एक्ट करेगा। अब ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये हमारे संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इमरजेंसी नाम सुनते होगे तो आपको इमरजेंसी में, अगर आपने न्यूज वगैरह आपने सुनी होगी तो हमेशा आपको इंदिरा गांधी के टाइम वाली इमरजेंसी हमेशा वो डिबेट का मुद्दा रहती है कि उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं, तो वही वाली इमरजेंसी की हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो देखो, आपातकाल से संबंधित आपके 3 आर्टिकल हैं और ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में किस प्रकार के आपातकाल या इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 352 में है आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, यानी कि जब पूरे देश में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई हो। अब वो इमरजेंसी किस टाइप की है उसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल होता है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, राज्य में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा हो गई है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 356 में। उसके बाद है आपका वित्तीय आपात, यानी कि किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, तो वो आता है आपका आर्टिकल 60 में। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, 3 आर्टिकल है, आपको तीनों याद होने चाहिए इमरजेंसी से रिलेटेड। तो याद ऐसे रखना, 352 एक याद रखना, 352 के बाद आप इसमें 4 जोड़ोगे आपका 356 में 4 जोड़ोगे आपका
360, तो 4 का डिफरेंस है इनमें, इतना ध्यान रखना। 352, 356 और 360 ऐसे करके याद रखना। तो एक याद रहेगा तो उसके बाद हिसाब आप लगा ही लोगे। और क्या 53, 54, 55, 56 आपका क्या हो गया, राज्य आपातकाल। उसके बाद 56 हो गया, 57, 58, 59, 60। 60 में आपका क्या हो गया, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हो। तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, कब आप कहोगे कि नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है? तो सबसे पहला और सिंपल तो है कि अगर भारत की किसी पड़ोसी देश के साथ लड़ाई हो गई है, मान लो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, चाइना के साथ जब युद्ध हुआ, तो वो क्या थी, उस समय इमरजेंसी जैसी स्थिति थी। ठीक है, तो उस समय आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और एक आपका 44वां संशोधन हुआ, उसके तहत जो आंतरिक अशांति थी उस वर्ड को हटाकर क्या लगा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जो देश की जनता है अगर वो शस्त्र उठाकर किसमें आ जाए, लड़ने पे उतारू हो जाए। ठीक है, उन्होंने आम देश की जो नागरिक है उन्होंने शस्त्र उठा लियो, तो वो भी क्या है, आपकी इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाती है। तो 3 प्रकार की आपकी इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई, या तो कोई युद्ध हो, विद्रोह हो, या कोई बाहरी देश है जिसने हम पर क्या कर दिया हो, हमला कर दिया हो, तो उस समय आपकी क्या हो जाएगी, इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी। फिर उस समय अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि कैबिनेट क्या करता है, लिखित लिखित में देगा राष्ट्रपति को, और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा जारी होने के, जब आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर संसद के दोनों सदन में इसे क्या मिलनी चाहिए, मंजूरी मिलनी चाहिए। और जब संसद का प्रत्येक सदन अगर अनुमति देता है तो इसे हम 6 महीने तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसे हर बार संसद में प्रस्तुत करके हर 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन एक बार में संसद इसे क्या कर सकती है, 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और इसमें आपका साधारण बहुमत से वो जो बिल होता है उसे पारित करना होगा संशोधन से रिलेटेड, और राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी साधारण बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है उससे राष्ट्रपति इसको रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय आपात के समय देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर नेशनल इमरजेंसी देश में लग चुकी है तो उस समय देश में क्या होगा, तो इस समय क्या होता है कि आपातकाल जैसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों पर और ज्यादा नियंत्रण मिल जाता है। ठीक है, राज्यों पर फिर क्या होगा, उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। वो राज्यों को भी क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के निर्देश जारी कर सकती है। और इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का हमारा संघीय ढांचा है, यानी कि हर राज्य में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स है। अभी हमने इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी, अलग अलग आपकी क्या गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री या हर जगह अपना अपना सिस्टम है राज्यों में। तो इमरजेंसी के समय क्या होता है कि संविधान का जो संघीय ढांचा है वो किसमें बदल जाता है, एकात्मक ढांचे में, यानी कि पूरा देश किसके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। वो किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार के निर्देश उस समय दे सकती है। ठीक है, और केंद्र सरकार को इस समय क्या मिल जाएगी, ज्यादा पावर मिल जाती है। दूसरा है आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है उनका, जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिले थे, अगर आपने मौलिक अधिकार वाली वीडियो देखी होगी तो हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो उन जो मौलिक अधिकार है उन सभी का क्या होता है, निलंबन हो जाता है, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है जितने उतने समय के लिए जितने समय में आपकी क्या लगी, इमरजेंसी लगी है। लेकिन जो आपका आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इनका सस्पेंशन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो संसद है वो राज्य सूची, यानी राज्य को जिन चीजों पर कानून बनाने का अधिकार है उन मामलों पे भी जो संसद है वो क्या कर सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे लॉ बना सकती है। ठीक है, दूसरा है, अब बात करते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पहली बार घोषणा की गई थी भारत चाइना वॉर में 1962 में। ठीक है, और दूसरी बार आपकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 के टाइम पे। ठीक है, तीसरी थी आपकी आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के समय, जो आपकी 1975 से लेकर 1977 तक लगी, और ये सबसे ज्यादा विवादित है। जब भी आप न्यूज चैनल्स वगैरह में देखते होगे तो इमरजेंसी के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो उसको लेके बहुत ज्यादा डिबेटेबल ये मुद्दा है। कुछ लोग इसके पक्ष में, आप लोग कुछ लोग इसके विपक्ष में आपको बात करते हुए, अपनी बात रखते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी थी थर्ड वाली, ये लगी थी आपकी 1975 से 77 के बीच में, और इसका रीजन क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है, और इसे ही द इमरजेंसी का नाम भी दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल 356 की। तो अभी तक तो हमने बात करा कि आर्टिकल 352 यानी कि पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी किन किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है और
कब कब लगाई गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, आर्टिकल 356। तो इसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य में उस जो संविधान तंत्र है वो जब विफल हो जाता है, यानी कि राज्यों में आपकी क्या होती है, राज्य की सरकार होती है, ठीक है, विधानमंडल होता है, तो मान लो किसी भी कारण से आपके मान लो इलेक्शन हुआ, उसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, कोई पार्टी नहीं जीती, तो उस समय क्या होगा, अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी उस समय स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी। तो उस समय क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। राज्य में किसी भी कारण से संविधान तंत्र विफल हो जाए, मान लो जो वहां की गवर्नमेंट है वो संविधान के विरुद्ध कार्य करना उससे शुरू कर दिया है, तो उस समय भी गवर्नमेंट क्या, उस समय भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या लगा सकती है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राज्यों में आपकी प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और आपके बहुत सारे राज्यों में लगभग 100 से ज्यादा बार, लगभग जितने भी हमारे राज्य हैं सभी राज्यों में 100 से ज्यादा बार ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा चुका है। और सबसे पहली बार बात करें कि सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगा था, तो वो लगा था 1951 में आपका पंजाब में। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो उस समय उस राज्य की स्थिति कैसी होती है, उसमें उस राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में जो राज्य की कार्यपालिका है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या उसका विघटन कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति क्या करता है, अब राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाते हैं, यानी कि जैसे ही जो कार्यपालिका है वो बर्खास्त हो गई आपकी, तो अब जो राज्यपाल है उसके पास पावर आ जाएगी, तो राष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का प्रशासन चलाएंगे, सारी की सारी शक्ति है वो किसके पास आ जाएगी, राज्यपाल के पास आ जाएगी समय। ठीक है, और संसद जो है वो उस समय राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य करती है, और राज्य की जो कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं वो किसको चली जाती है, आपके सेंटर को ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा है, अधिकतम मैक्सिमम एक बार में 3 वर्षों के लिए क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने या जारी रखने के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी लेनी होती है, और राष्ट्रपति शासन लागू करने से जो मौलिक अधिकार होते हैं उस राज्य के लोगों के वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझ लो कि अगर किसी राज्य में किसी भी कारण से ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है, तो वहां के जो राज्य, यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनकी जो शक्तियां, जो भी कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां होंगी वो सारी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, सेंटर को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 356 के समय भारत के जो राष्ट्रपति वो किसी भी समय घोषणा करके राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस घोषणा के लिए किसी भी सदन में किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि अब वहां से राष्ट्रपति शासन हटा लेना चाहिए तो राष्ट्रपति उस घोषणा को कर सकते हैं। दूसरा है, तीसरी और आखिरी इमरजेंसी है आपकी वित्तीय आपातकाल, यानी कि आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आती है आपके आर्टिकल 360 में। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक कभी नहीं हुआ है भारत में और कभी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब राष्ट्रपति को लगता है तो वो भारत या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, पैसों को लेके आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी आ गई है, तो उस समय वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि कभी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लगेगी तो फिर बहुत दिक्कत आएगी और हम नहीं चाहते कि हमारा देश कभी भी इस लेवल पे आए, कभी भी उसको इस इमरजेंसी का प्रयोग करने की जरूरत पड़े। वित्तीय आपातकाल के समय क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल के समय जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनमें से किसी की भी सैलरीज में कटौती की जा सकती है, उनके वेतन भत्ते उनमें कटौती की जा सकती है। जो राज्य के जो भी वित्तीय साधन होते हैं उस पर जो गवर्नमेंट है, जिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो फाइनेंस जितना भी राज्यों का जो भी फाइनेंस सिस्टम होगा वो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास चला जाएगा। तो सेंटर उस समय कुछ भी कर सकती है। आपको अगर उससे लग रहा है कि उसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके क्या करनी है, उनकी जो पेंशन है या किसी भी प्रकार के जो उनके वेतन भत्ते सैलरीज है उनमें कटौती करनी है तो वो कटौती कर सकती है इस स्थिति में। अब ये लागू कैसे होता है, तो वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा फिर उसे क्या होता है, अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, यानी कि उसे अप्रूव किया जाना क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद अनुमोदन नहीं, स्थिति अगर अप्रूव नहीं हो पाता है दोनों संसद से तो क्या होगा, इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो राष्ट्रपति है वो किसी भी समय क्या कर सकते हैं, इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने लगाई है तो उसको वो चेंज कर सकते हैं या उसको रद्द भी कर सकते हैं। दूसरा के कंक्लूजन क्या है कि इन तीनों जो आपातकाल हैं, तो ये जो तीनों इमरजेंसीज हैं वो संविधान ने गवर्नमेंट को दी है ताकि
भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो वो उस पर क्या कर सके, एक अच्छे तरीके से उस समय आपातकाल की स्थिति में पूरे देश को बचा के रख सके, पूरे देश का जो शासन प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाए रखने का कार्य कर सके। लेकिन कई बार लोग इसके विपक्ष में भी होते हैं, आलोचना भी करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है राज्यों में जो लगाया जाता है उसको अधिकतर ऐसा बोला जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल करने के लिए लगाती है, मतलब काफी डिबेटेबल हो जाता है। तो अगर सही तरीके से आपकी जो नेशनल इमरजेंसीज है उनका यूज किया जाए तो ये बेनिफिशियल है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। खैर ये डिबेट का मुद्दा है कि इनमें क्या क्या चीजें और ऐड करी जा सकती है, कैसे इनको और प्रभावी बनाया जा सकता है कि किसी भी प्रकार के जो राज्यों के शोषण का जरिया ना बन सके। तो इस प्रकार से कई सारे डिबेटेबल मुद्दे इसमें रहते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और आपके इसमें क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।